हेलो डियर स्टूडेंट और भौतिक विज्ञान कक्षा 11 ओके क्लास क्लास 11th के लिए भौतिक विज्ञान हिंदी मीडियम। और यहाँ पर हमारे पास एक नया चैप्टर है जो हम शुरू कर रहे हैं इस वीडियो में। इससे पहले के सभी वीडियो बन चुके हैं और जैसा कि मैंने बताया कि बहुत जल्दी ही 1 अप्रैल से मैं आपको प्रॉपरली वीडियो दे दूँगा और जो वेबसाइट है उसका लिंक भी वीडियो के नीचे मैं आपको बताऊंगा। तो YouTube पर भी आपको वीडियो मिलेंगे, अच्छे खासे वीडियो हमारे YouTube पर भी रहते हैं। तो जो लोग YouTube पर वीडियो देखते हैं वो भी, और जो लोग वेबसाइट पर जाके वीडियो देखते हैं वो भी, दोनों के लिए। अध्याय 8 चैप्टर 8 ये है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में एक्चुअली सबसे पहले जो जानकारी आई है वो आई है इटली के भौतिक विज्ञानी गैलीलियो 1564 से 1642। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण पर आधारित यानी गुरुत्वीय त्वरण पर आधारित कुछ गणनाएं की और तिरछे तलों पर, आनत तलों पर गति में इन्होंने कुछ ऐसे अध्ययन किए। इसके बाद केपलर यानी जो यहाँ पे लिखा है जोहान्स केपलर 1571-1630, तो इनका भी इसी समय में लगभग इन्होंने भी नियम बताए, गुरुत्वाकर्षण के नियम, ग्रहों की गति के बारे में नियम। तो इस अध्याय की भूमिका अगर मैं लिखूं तो इस अध्याय में हमें क्या क्या पढ़ना है। बोलते हैं ग्रेविटेशन, है ना। ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो गुरुत्वाकर्षण क्या है यानी ग्रेविटेशन क्या है, तो इसमें कहता है कि जो दो द्रव्यमानों के बीच में बल होता है उस बल को ही, जो दो द्रव्यमानों के बीच में आकर्षण बल होता है, बल्कि हम ये कह सकते हैं, या बल होता है द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल, है ना, उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल। ओके, तो उसी के नाम से जो है इस चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण। यानी दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, इसका ये नाम है। अब आई बात भूमिका कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी जाएंगी वो बताऊंगा आपको। और शुरुआत जैसा कि मैंने बताया केपलर के नियम से शुरुआत है, फिर न्यूटन आए, फिर न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम आया। तो केपलर के नियमों को और गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है न्यूटन का नियम, इन दोनों नियमों को मिलाकर हमें इस अध्ययन को, मतलब इस चैप्टर का अध्ययन, इस अध्याय का अध्ययन हमें करना होता है। अब इसमें आई बात क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं बता देता हूँ आपको। एक तो है ग्रहों की गति या उनकी स्थिति। पहली बात तो है इसमें ये। दूसरी बात, द्रव्यमान या द्रव्यमानों में जो बल है वो बल की बात आई, तो ये कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये देखा जाएगा न्यूटन के अनुसार, और ग्रहों की गति या स्थिति ये देखी जाएगी केपलर के अनुसार। ठीक, अब इन दो वैज्ञानिकों ने जो नियम दिए उनके अनुसार ये अध्याय चलेगा। अब इसमें निकालने की बातें क्या क्या हैं, तो अध्ययन किस बात का करना है। अध्ययन होता है इस अध्याय के अंदर, इस चैप्टर के अंदर,
बल का और गुरुत्वीय क्षेत्र, इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक, गुरुत्वीय क्षेत्र यानी बल कहाँ किस प्रकार लगता है। एक चीज होती है इस अध्याय में गुरुत्वीय विभव। ठीक, बताएंगे विभव किसे कहते हैं। गुरुत्वीय विभव है, विद्युत विभव है ना। विभव जो होता है वो क्या चीज होती है। 4 नंबर पे आता है ऊर्जा, यानी द्रव्यमान के पास गुरुत्वीय बल के कारण कितनी ऊर्जा है, उसमें कितना लेन देन हो सकता है और उसमें कितना कार्य करना पड़ता है। अब चाहे ये कार्य गुरुत्वीय बल के कारण हुआ हो या बाहर से कार्य किया गया हो, कार्य, ऊर्जा और शक्ति जो चैप्टर है हमारा वो मैंने किया हुआ है। उसके कुछ वीडियो मैंने आपको यूट्यूब पर भी दिए हुए हैं। ठीक, तो यहाँ पर इन सब चीज़ों पर ठीक हमें अध्ययन करना है इस चैप्टर के अंदर। अब अगर मैं बात करूं 11वीं कक्षा यानी स्कूल एग्ज़ाम, तो स्कूल एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण है केपलर के नियम क्या हैं, न्यूटन का नियम क्या है, ठीक, और द्रव्यमानों के बीच में लगने वाले बल किस प्रकार निकाले जाते हैं, ठीक, गुरुत्वीय क्षेत्र क्या है। गुरुत्वीय विभव के बारे में 11वीं कक्षा में जो स्कूल में परीक्षाएं होती हैं उनमें ज़्यादातर नहीं पूछा जाता। ठीक, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जिसको बोलते हैं, इस पे जो सवाल बनता है वो आपका प्रतियोगी परीक्षाओं में ही बनता है। सामान्यतः ये देखा गया है ऊर्जाओं के लेन देन पर या ऊर्जाओं पर जो सवाल है, तो ये सवाल भी प्रतियोगी परीक्षाओं में ही बनता है। यानी ये दो चीज़ें जो हैं ये मान के चलिए कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं में ही बनती हैं। तो मैं इन पर डबल क्लिक कर देता हूँ कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इन पे अगर मुश्किल सवाल बनेगा तो इन दोनों चीज़ों पर ही बनेगा, यानी गुरुत्वीय विभव पर बनेगा या ऊर्जाओं के लेन देन पर बनेगा। ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित वो प्रश्न होगा। ठीक, तो ये बातें आ गई, इनका अध्ययन करना है। अब इसके अलावा क्या क्या और चीज़ें अध्ययन करनी है। अगर मैं इसके टॉपिक पर बात करूँ, इसमें टॉपिक कितने हैं, मतलब कुल कितने हिस्सों में ये चैप्टर आपका बटा हुआ है, वो बता देता हूँ मैं आपको। अब इसमें सबसे पहली चीज़ जो होती है वो क्या होता है अध्याय के अंदर, देखिए जी का मान, यानी जो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है, जिसे आप कहते हैं 9.8 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मान लेते हैं उसको, उसका मान पृथ्वी तल पर, पृथ्वी तल से नीचे गहराई में जाने पर या ऊंचाई पर जाने पर जी का मान किस प्रकार बदलता है, या पृथ्वी के अपने अक्ष के परितः घूमने पर जी का मान किस प्रकार बदलता है। तो जी के मान की गणना होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद इसमें रहता है ऊर्जा, बंधन ऊर्जा या कुल ऊर्जा। ठीक, किसी भी ग्रह की कितनी ऊर्जा है, अगर एक मास दूसरे मास के चारों तरफ, एक द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान के चारों तरफ घूम रहा है, तो उसके पास कुल कितनी ऊर्जा है। ठीक, तो यानी सिंपल लिख सकते हैं इसको ऊर्जा। ठीक, ऊर्जा हमें निकालनी पड़ती है। ठीक, अब तीसरी चीज होती है यहाँ पे कि अगर कोई ग्रह या उपग्रह या कोई कृत्रिम उपग्रह जो पृथ्वी से छोड़ा जाता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, अगर वो घूमता है, पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है या सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, तो उसमें होती है एक ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्षीय वेग। उसकी गणना हम करते हैं और हम ये भी देखते हैं कि ये जो कक्षीय वेग है, यानी अंग्रेजी में लिख देता हूँ, देखो, ऑर्बिटल वेलोसिटी और या ऑर्बिटल स्पीड, यानी कक्षीय वेग, और इसका परिमाण की बात करें तो इसे कह सकते हैं कक्षीय चाल। ठीक, वेग या चाल जो भी।
इसकी हमें गणना करनी पड़ती है। ये किस प्रकार बदलता है, अगर हम जैसे मान लीजिए पृथ्वी का कोई उपग्रह है, पृथ्वी के उपग्रह से उसकी दूरी बढ़ा दें तो कक्षीय वेग पर क्या फर्क पड़ता है ना, ये होता है। चौथे नंबर पर, ठीक, केपलर के तीसरे नियम के अनुसार कुछ गणनाएं होती हैं, यानी केपलर के तीसरे नियम के अनुसार कुछ गणनाएं होती हैं। केपलर के तृतीय नियम के अनुसार नियम पर आधारित कुछ गणनाएं होती है, यानी जो केपलर का तीसरा नियम है उस पर कुछ न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। इसके बाद अगर संरक्षण की बात आती है, संरक्षण का नियम जो है इस अध्याय में कहाँ काम करता है, ठीक। तो दो बातें होती हैं इसमें, बहुत ध्यान देने की बात है, सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात है ये संरक्षण के नियम में। इसमें एक होता है कोणीय संवेग का संरक्षण, ठीक। कोणीय संवेग यानी घूमता हुआ कोई उपग्रह किसी स्थिर द्रव्यमान के परितः, यानी जैसे सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है तो उसका कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। ये भी केपलर का एक नियम है, हम पढ़ाएंगे, शुरू करेंगे जब हम इस अध्याय को। अभी तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इस अध्याय में कहाँ कहाँ पर किस तरीके से प्रश्न बनते हैं, ठीक। और एक होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक। तो ये दो नियम ऐसे हैं जिन पर प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण बड़े अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, जो संरक्षण के नियम पर आधारित होते हैं, ठीक। यानी कुल मिला के देखा जाए तो ये, ठीक, इसके सामान्य से प्रश्न हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ से हट जाऊँ, 4 नंबर के बजाय 5 नंबर पे आ जाऊँ, तो ये होता है प्लायन वेग। प्लायन वेग, प्लायन वेग यानी किसी वस्तु को अगर पृथ्वी से या किसी भी ग्रह से या किसी भी स्थिर पिंड से कहीं से भी फेंका जाए तो उसे कितना वेग दे दें कि वह अनंत को चला जाए, ठीक। यहाँ पर क्या होता है कि जो हवा का प्रतिरोध है हम उसको नहीं मानते, ठीक। हवा के प्रतिरोध के बिना ये गणनाएं होती हैं। अगर हम हवा का प्रतिरोध मान लें तो फिर गणनाएं बदलेंगी, वो चीज़ प्रैक्टिकल हो जाएगी। हम जैसे गुरुत्वीय त्वरण जी का मान लगाते हैं, हम इसे सामान्यतया हम इसे लगाते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो इसके अनुसार हम गणनाएं करते हैं, गति के समीकरण लगाते हैं हम अपने, तो हम ये मान लेते हैं कि हवा का प्रतिरोध 0 है। तो ये सारी की सारी गणनाएं जो ऊर्जाओं के लेन देन होंगे, ये सारी बात मान के चलती है कि हवा का प्रतिरोध 0 है। इसी प्रकार प्लायन वेग का सूत्र बनाना वो किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक। अगर हम उनमें से कुछ चीज़ें बदल दें तो कैसे वो चीज़ें बदलती हैं, यानी पृथ्वी से प्लायन वेग इतना है तो चंद्रमा से फेंकें तो, चंद्रमा के पृष्ठ से, चंद्रमा के सरफेस से फेंकें तो कितना प्लायन वेग होगा, या कोई ऐसा और नया ग्रह है पृथ्वी की तरह का जिसका द्रव्यमान पृथ्वी का बड़ा है, कम है या ज़्यादा है, उसकी त्रिज्या पृथ्वी की छोटी है, बड़ी है, तो वहाँ पर प्लायन वेग पृथ्वी के सापेक्ष देखा जाए तो घटेगा कि बढ़ेगा, कितना होगा। कुल मिलाकर प्लायन वेग किन बातों पर निर्भर करता है, उससे जुड़े हुए प्रश्न जो है प्लायन वेग में पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के इस अध्याय के अंदर, इस चैप्टर के अंदर ये वो चीज़ें हैं जिन पर सभी तरीक़ों से सवाल पूछे जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैंने महत्वपूर्ण बताया आपको, कोणीय संवेग का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण और गुरुत्वीय विभव, ठीक, गुरुत्वीय विभव निकालना, ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी सामान्यतः परिभाषाएं, छोटे मोटे आंकिक प्रश्न और डेरिवेशन और नियम, ठीक, जो प्राइमरी लेवल पर आते हैं वो आपकी 11वीं कक्षा में भी पूछे जाते हैं स्कूलों में, ठीक, ठीक है। तो बात यहाँ तक फैल गई, पहुँच गई हमारी कि ये क्या क्या कहाँ कहाँ पर आता है। तो ये बात हुई इंट्रोडक्शन की, यानी जानकारी की या भूमिका की, भाई कैसे ये चैप्टर शुरू होगा। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे
एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार, उसमें 8.8 में भूमिका है। भूमिका में सामान्य सी बातें हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में, उसका जो इतिहास है वो है। उसके बाद 8.2 यानी दूसरा जो पॉइंट है वो शुरू हो जाएगा हमारा केपलर के नियमों से। ठीक, तो केपलर के नियमों से अगले वीडियो में शुरू करेंगे। ये थी इस अध्याय की जानकारी। ओके, बाय।